Hello guys, how are you? Hope you all are doing well. I welcome back you all on your own YouTube channel Simple and Smart Study. So आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बहुत सारे टर्म्स और उसके जो टाइप्स हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं पहले सिचुएशन इन इकोनॉमी में सिचुएशन क्या होता है एक्चुअली, किस किस तरह की सिचुएशन होते हैं। अब उसके बाद जाके हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन में कौन सा सिचुएशन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को समझने से पहले आप पहले इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म होता है एक लिक्विडिटी, सेकंड होता है आपका लिक्विड एंड थर्ड होता है आपका परचेजिंग पावर। तो सबसे पहले लिक्विडिटी की अगर बात करें तो लिक्विडिटी क्या होता है एक्चुअली इज़ अ कैश अवेलेबल इन मार्केट में जितना कैश अवेलेबल है उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ज़्यादा कैश होंगे तो ज़्यादा लिक्विडिटी होंगे, कम कैश होंगे कम लिक्विडिटी होंगे, ठीक है। तो अवेलेबल जितना कैश अवेलेबल होंगे उस मार्केट में उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड टर्म है आपका लिक्विड। तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड एक्चुअली इज़ अ कमोडिटी प्लस कैश अवेलेबल इन मार्केट। कमोडिटी प्लस कैश आपके मार्केट में कितना है उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है आपका परचेजिंग पावर, या हम इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ मनी, ठीक है। ये किस तरह होता है, ये जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो आपका परचेजिंग पावर है या पावर ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ वैसे वर्सा आपका जो अगर प्राइस डिक्रीज हो, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। परचेजिंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ये क्या होता है, आपका करेंसी वैल्यू होता है। ये इट इंक्रीज परचेजिंग पावर, इफ़ डिक्रीज परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। करेंसी वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ये आपका करेंसी वैल्यू है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो परचेजिंग पावर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपका परचेजिंग पावर यानी पावर ऑफ मनी जिसे हम कहते हैं करेंसी वैल्यू वो आपका अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तो परचेजिंग पावर आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का है सबसे पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये अमूमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे आपके जो अभी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। तो इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन तो ये क्या होता है एक्चुअली इज ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड ड्यू टू विच परचेजिंग पावर डिक्रीज। अभी हमने बोला था परचेजिंग पावर के बारे में। तो अब इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसे कंटिन्यू इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे देखो गुड्स के, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका परचेजिंग पावर जो है पावर ऑफ मनी है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, हम इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस इन द प्राइस ऑफ ए गुड। जब कंटिन्यूस इंक्रीज हो जाए किसी भी गुड की प्राइस में जिसकी वजह से आपका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन देयर शुड बी ए मैक्सिमम इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज होना चाहिए प्राइस ऑफ ए गुड, तभी जाके आपका जो प्राइस परचेजिंग पावर आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इन्फ्लेशन में एक्चुअली अब हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या होता है। सिचुएशन की अगर बात करें तो कैश अवेलेबल इंक्रीज़ हो जाता है, मार्केट में कैश अवेलेबल इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिक्विडिटी। देयर इज़ ए लॉट ऑफ मनी इन लिक्विडिटी के टाइम पे क्या होता है, जो मार्केट में बहुत सारे पैसे होते हैं, मनी होते हैं, विच लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द। अब डिमांड के हिसाब से देखें तो डिमांड भी इससे इंक्रीज़ हो जाता है। आपके पैसे ज़्यादा है तो डिमांड भी आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज़ होगा तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में सप्लाई इन हाई रेट, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा हाई रेट से, ठीक है। बहुत तेज़ी से आपका सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, करेंसी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। करेंसी वैल्यू आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या होगा इसमें होगा आपका पैसा, तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने से क्या हो, पहले ज़्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपका डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। पैसा ज़्यादा है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से आपका जो सप्लाई हो जाए वो डिक्रीज़ हो जाता है हाई रेट पे। सप्लाई जहाँ से आ रहा है वो डिक्रीज़ हो जाता है हाई रेट पे, एंड उसकी वजह से आपका जो परचेजिंग पावर है वो
डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की अगर बात करें तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है आपका कंटिन्यूस डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड ड्यू टू विच परचेजिंग पावर इंक्रीज। अब इन्फ्लेशन में क्या था? इन्फ्लेशन में था आपका कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस था गुड, जिसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। परचेजिंग पावर आपका डिक्रीज हो रहा था। तो मगर यहाँ पे डिफ्लेशन में क्या होता है कि आपका डिक्रीज इन कंटिन्यूस डिक्रीज इन प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका डिक्रीज़ हो जाता है प्राइस आपकी किसी भी कमोडिटी गुड का, तो जिसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या होगा? लिक्विडिटी की अगर बात करें तो कैश अवेलेबल इस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब कैश जितना लिक्विडिटी आपका कितना है वो इंक्रीज़ हो जाएगा मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका सप्लाई जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। इन लो रेट पे हो गया यहाँ पे, ठीक है। लो रेट पे आपका सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, किसमें? डिफ्लेशन में, ठीक है। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा है डिसइन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बारे में हमने पढ़ा, तो अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन एक टर्म होता है इकोनॉमी में। व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है इन इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है मगर वो किस रेट से होता है? वेरी लो रेट से, कम रेट से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। जब इकोनॉमी में ये इन्फ्लेशन होता है मगर वो किस रेट से? बहुत ही कम रेट से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है आपका कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए गुड, जिसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, तो ग्राफ पे भी आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ तो जा रहा है मगर हल्का सा थोड़ा बेंड होकर जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये कम रेट पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा डिसइन्फ्लेशन, जो कि आपका लो रेट पे अगर इन्फ्लेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब रेसेशन, रेसेशन से अगला टर्म है हमारा। रेसेशन में क्या होता है कि देयर इज़ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, एंड आल्सो डिक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी। अब उसमें कमोडिटी के प्राइस तो डिक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है। जब ये आ जाता है रिसेशन, तो प्राइस जो है वो उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो डिक्रीज़ हो जाता है मगर इसके साथ साथ डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि लो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मनी कम होने की वजह से। अब लिक्विडिटी की कम होने की वजह से आपका जो डिमांड और जो प्राइस दोनों में आपका डिक्रीज़ नज़र आता है, उसमें डिक्रीज़ हो जाता है, तो एंड परचेजिंग पावर उससे बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए अब मनी अवेलेबल है नहीं जो है, तो उसका परचेजिंग पावर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये कुछ ही सेक्टर में हो जाता है, ये फ्यू सेक्टर्स में ही अफेक्ट कर जाता है रिसेशन, होल सेक्टर में नहीं होता है, किसी किसी अलग अलग सेक्टर में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका था रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है आपका डिक्रीज इन प्राइस हो जाता है इसमें कमोडिटी के, मगर साथ ही साथ डिमांड भी आपका डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मनी की किल्लत की वजह से, कमी की वजह से, अब उसकी वजह से परचेजिंग पावर जो है आपका इंक्रीज़ हो जाता है। ये आपका था रिसेशन, ठीक है। और ये क्या होता है? ये आपका कुछ सेक्टर में ही आते हैं, फ्यू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन अब क्या होता है? रिफ्लेशन इज ब्रॉड बाय गवर्नमेंट टू एबोलिश रिसेशन। अब रिसेशन जो आ जाता है इकोनॉमी में, तो उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल सिचुएशन होता है जिसको ब्रिंग आउट किया जाता है, जिसको ब्रॉड किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है आपका रिसेशन को जो है वो ख़त्म करने के लिए, ठीक है, लाते हैं इसको। वाइल ए डिफ्लेशन इज़ अ नेचुरल सिचुएशन। अब डिफ्लेशन जो था वो क्या होता है? आपका नेचुरल सिचुएशन होता है, और उसी के साथ साथ आपका जो रिफ्लेशन है वो आपका क्या होता है? आपका आर्टिफिशियल सिचुएशन होता है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा रिफ्लेशन क्या होता है आपका आर्टिफिशियल सिचुएशन होता है किस लिए लाता है आपका जो रेसेशन आ जाता है, तो उसको उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे डिप्रेशन है। डिप्रेशन आपका क्या होता है, रिसेशन की तरह ही होता है। व्हेन रिसेशन हिट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, अब रिसेशन जो है वो मैंने बोला था कि फ्यू एस्पेक्ट पे होता है, जब पूरे एस्पेक्ट पे हो जाए, हर किसी सेक्टर में अगर आपका रिसेशन नज़र आए इकोनॉमी के, तो उस वक़्त उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का क्या होता है एक्चुअली मीनिंग होता है कि जब आपका जो रिसेशन होता है वो हर किसी सेक्टर में पड़ जाए तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी आपका वेरी डिक्रीज़, कम हो जाता है लिक्विडिटी, और जो लिक्विड है स्टेट वो भी डिक्रीज़ हो जाता है इसमें, और परचेजिंग पावर भी आपका बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है। अब रिसेशन में क्या हो रहा था, रिसेशन में हो रहा था कि आपका लिक्विडिटी डिक्रीज़ हुआ था, लिक्विड भी आपका डिक्रीज़ हुआ था, तो आपका परचेजिंग पावर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, इंक्रीज़ हुआ था, मगर यहाँ डिप्रिसिएशन में हर कोई जो चीज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, पूरी लिक्विडिटी ख़त्म हो रहा है, लिक्विड भी ख़त्म हो रहा है, परचेजिंग पावर भी ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, ख़त्म हो रहा है, ज़ीरो नहीं, कम हो रहा है। ठीक है, तो उस वजह से आपका जो हर किसी सेक्टर में क्या होता है, डिप्रेशन आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है हाइपर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, इफ़ लिक्विडिटी इंक्रीज एट वेरी हाई रेट, अब अगर लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाए बहुत ही तेज़ी के साथ और लिक्विड जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और परचेजिंग पावर आपका जो है वो ज़ीरो पे पहुंच जाए, ज़ीरो आ जाए, तो उस वक्त आपका उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, आपका लिक्विड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है वेरी हाई रेट पे, एंड साथ ही साथ आपका जो लिक्विड है जो वो डिक्रीज़ हो जाता है, लिक्विडिटी आपका इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो परचेजिंग पावर वो ज़ीरो हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी सिचुएशन में परचेजिंग पावर ज़ीरो हो जाता है, तो वो ये आपका रहेगा हाइपर इन्फ्लेशन में। तो ठीक है, तो हमारे इंडिया में कौन सा है, स्टैगफ्लेशन हमारे इंडिया का इकोनॉमी का सिचुएशन है, जिसमें क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन भी होता है, रिसेशन भी होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारे इकोनॉमी में मौजूद है। तो हमारी जो इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन आता है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन आता है, एंड आपका हाइपर इन्फ्लेशन आता है। ये ब्रॉडली डिवाइडेड है। तो इसके अलावा भी आपके टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपका जो इन्फ्लेशन की रेट होता है वो स्लो होता है, जो कि 0 to 9 की स्पीड से चलता है। तो इसमें इन्फ्लेशन का स्पीड जो होता है वो 0 to 9 होता है, एंड ये आपका डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इन्फ्लेशन होता है, एंड ये आपका क्या होता है, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, सबसे गुड फॉर इकोनॉमी। ठीक है, ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगला हमारा है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, जो कि हमारा जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है उससे इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पीड से आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो नॉट यूज़फुल फॉर इकोनॉमी इट इज़। ओके, तो अगला हमारा है हाइपर इन्फ्लेशन, ये तो हमारा ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। अगला हमारा है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें आपका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होता है बहुत ही हाई रेट पे। ठीक है, हाई रेट पे आपका जो इन्फ्लेशन होता है इसमें होता है, और इसमें आपका जो परचेजिंग पावर है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जब परचेजिंग पावर ज़ीरो हो जाता है तो उस इकोनॉमी का हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो उसमें आपका क्या होता है कि आपका जो इकोनॉमी है इस पे बहुत ही बहुत ही बुरा असर कर जाता है, तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये तो था आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें आपका डिमांड जो वो पुल कर जाता है, डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन होता है। तो उस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। सप्लाई जो है इसमें कांस्टेंट रहता है, जो सप्लाई आता है वो कांस्टेंट ही रहता है, मगर इसमें आपका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। उसी के साथ साथ आपका सेकंड है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें आपका कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, किसी भी गुड का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका
इन्फ्लेशन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या हो जाता है कि नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है मगर जो सप्लाई होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन आ जाता है। तो उस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, डिमांड पे तो कोई असर नहीं होता, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है मगर सप्लाई में आपका चेंज हो जाता है, जिसमें सप्लाई आपका डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन आता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कोर इन्फ्लेशन, जिसमें आपका कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन फॉर ए लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कैलकुलेशन किए जाते हैं आपके जो भी ये इन्फ्लेशन है उसको, जो इन्फ्लेशन आपका जो कैलकुलेशन करने हैं तो वो लॉन्ग टर्म का जो है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें आपका एक्सक्लूड जो पेट्रोल या वगैरह जो कि आपके डेली यूज़ में होता है तो वो एक्सक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड साथ ही साथ आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म का इसमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन किए जाते हैं, जिसमें 1 ईयर तक होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सारे गुड्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब जो कोर इन्फ्लेशन था तो उसमें आपका जो सारा गुड था वो इंक्लूड नहीं था, एक्सक्लूड था यहाँ पे, जैसे कि पेट्रोल वगैरह जिसकी रेट्स डेली बेस पे चेंज होते थे तो वो इंक्लूड नहीं था कोर इन्फ्लेशन में। मगर यहाँ जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसमें आपका सारा गुड इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कैलकुलेशन, लगभग 1 ईयर के लिए होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, तो एक होता है आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड होता है आपका कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें आपके कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, 697 इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं और इसका बेस ईयर होता है 2011 टू 2012, ठीक है। एंड आपका कस्टमर प्राइस इंडेक्स में आपका कितने कमोडिटीज़ होते हैं, आपके अर्बन्स में होते हैं 460, रूरल्स में होते हैं आपके 448 एंड इसका बेस ईयर होता है 2018, ठीक है। तो जो आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स है इसका कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला है n-0 डिवाइड बाई 0 इंटू 100, यानी एग्रीगेट प्राइस करंट ईयर माइनस एग्रीगेट प्राइस बेस ईयर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल जो एग्रीगेट प्राइस बेस ईयर है। तो ये आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपका अगर कस्टमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको हम जो हेडलाइन इन्फ्लेशन हमने पहले पढ़ा था तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, CPI बोलते हैं, यानी कस्टमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कैलकुलेशन किए जाते हैं जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है, ये आपका जो कैलकुलेशन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। एंड इसको कलेक्ट कौन करता है, कलेक्ट करता है आपका NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एंड आपका कैलकुलेट कौन करता है इसको, CSO यानी स्टैटिक सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। एंड पब्लिश करता है आपका RBI द्वारा, ठीक है। तो ये तो था आपका CPI। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे इंडिया में जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है इसकी ही बेस पे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो था हमारा CPI यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें है, जैसे कि आपका फिलिप्स कर्व। इसमें क्या होता है, फिलिप्स कर्व के बारे में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्फ्लेशन हैज़ इन्वर्स रिलेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जब आपका इन्फ्लेशन का अगर इन्वर्स रिलेशन हो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ तो उस वक़्त उसको किस में दिखाया जाता है, उसमें आपका फिलिप्स कर्व में दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, तो इसमें आपका दिखाता है इन्वर्स रिलेशन दिखाता है कि इसके साथ इन्फ्लेशन का आपका अनएम्प्लॉयमेंट के साथ दिखाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा दिखाता है, आपका फिलिप्स कर्व दिखाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये तो था हमारा इन्फ्लेशन टाइप्स, डिफ्लेशन और उसके टाइप्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।